हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग और पिछले लेक्चर में जो है ना हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। आज देखेंगे फैक्टर्स फेवरिंग द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनिक बॉन्ड बनने के फेवर में है, या फिर हम लोग यूँ बोलें कि आयनिक बॉन्ड बनता ही क्यों है। तो देखो, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन में बतलाए थे हम कि आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल एटम्स के बीच बनता है इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र से आयनों के द्वारा। मतलब मेटल और नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करके पहले केटायन एनायन बनाएंगे और तब वो केटायन एनायन जा करके आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो आयनिक बॉन्ड का बनना डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है केटायन और एनायन के फॉर्मेशन पे। केटायन और एनायन का फॉर्मेशन जितना ईजिली होगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन भी उतना ही आसान हो जाएगा। तो हम लोगों को बस देखना केवल ये है कि मेटल केटायन ही क्यों बनाते हैं, नॉन मेटल एनायन ही क्यों बनाते हैं। और जब केटायन एनायन का फॉर्मेशन समझ जाएंगे तो फिर हम लोग आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन भी समझ जाएंगे। तो इसके लिए जो सबसे पहला फैक्टर्स है वह है फीवर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल्स। मेटल्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत कम होना। देखो, मेटल्स जो होते हैं ना, तो मेटल्स का वैलेंस शेल में जनरली जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, मेटल्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसका संख्या या तो 1 होता है, 2 होता है या फिर 3 होता है। ऐसा हम लोग पढ़े कि यदि किसी का वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वह अस्टेबल होगा, लेकिन मेटल के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 1, 2 या बहुत से बहुत होगा 3, किसी किसी मेटल का 4 भी होता है। अब मान लो कि जिसका वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है उसको 8 करना है, तो 8 करने के लिए तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ेगा, और 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत रेयर है, इसीलिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन ना करके यही 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। वैसे ही ई जो है सो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे मेटल्स तो फॉर्मेशन होगा किसका, केटायन का, और जब केटायंस बन जाएंगे तो यही केटायन फिर आगे चल करके क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो पहला फैक्टर हम लोग समझ गए कि जितने भी मेटल एटम्स होते हैं सबका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, 1, 2 या 3। कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के चलते वे इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, और ऐसा करने से केटायन का फॉर्मेशन होगा, और जब केटायन बन जाएगा तो वही आगे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद दूसरा फैक्टर इसमें है ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन मेटल्स। ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन मेटल्स। अभी बताया कि मेटल का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होता है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं ना उनका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। अधिक मतलब जनरली 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या फिर 7 इलेक्ट्रॉन। तो मान लो जिसका वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, होना तो चाहिए 8, लेकिन वैलेंस शेल में है 6, तो 8 करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वैलेंस शेल में। जिसका 7 है उसको 1 ही गेन करना पड़ेगा, तो इसका भी हो जाएगा 8। कहने का मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा होने से वे आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर सकते हैं तो जल्दी से एनायन बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनायन का फॉर्मेशन होता है, और जब एनायन का फॉर्मेशन होगा तो वही आगे चल करके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो मेटल्स का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, इसीलिए वे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाते हैं। नॉन मेटल्स का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा, इसलिए वे इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन का फॉर्मेशन करते हैं, और जब केटायन एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है तो वही आगे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तीसरा फैक्टर इसका लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल्स। लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल्स।
देखो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना, हम लोग पीछे एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़े हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में उसमें हम क्या बतलाए थे कि किसी भी एटम का आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मान लीजिए कोई एटम है, न्यूक्लियस हुआ है, ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं और इस सब में इलेक्ट्रॉन है। मान लें कि वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है, तो बताए है ना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है न्यूक्लियस की तरफ। अब यदि आपको इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है तो एनर्जी देना पड़ेगा। कितना एनर्जी देना पड़ेगा? उतना एनर्जी जितना में फोर्स ब्रेक कर जाए और इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से निकल जाए। तो इस लास्ट वाले सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी देना पड़ता है वही एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मान लो किसी एटम में जो है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगेगा तब ना इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा तो केटायन आसानी से बनेगा, और वही केटायन आगे चल करके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो बोल रहा है कि जो मेटल्स होते हैं ना उनका आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली कम होता है। कम इन सेंस कि नन मेटल से यदि तुलना करोगे ना तब कम होता है। तो नन मेटल्स के तुलना में मेटल्स का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है जनरली कम होता है। और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब हुआ कि यदि आप मेटल के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो आपको कम एनर्जी देना पड़ेगा, और जब कम एनर्जी देना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे मेटल से तो आसानी से केटायन का फॉर्मेशन होगा, और वही केटायन आगे जा करके आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। जैसे मान लो कोई पूछे कि सोडियम एक मेटल दे दिए, फ्लोरीन एक नन मेटल दे दिए, तो सोडियम ही इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं कर सकता है? तो इलेक्ट्रॉन लूज अपने आप नहीं होता है ना, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जिस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी देना पड़े वही आसानी से निकलेगा। तो ये नन मेटल है मेटल, तो मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी होता है कम, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ही एनर्जी देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि यही इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, इसलिए मेटल ही इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाएंगे, और वही केटायन आगे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद चौथा फैक्टर, इसमें हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी of non-metals। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नन मेटल्स। देखो एफिनिटी का मतलब होता है लव, मतलब उसके प्रति लगाव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव। तो बोल रहा है कि नन मेटल्स का जो इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव होता है ना वह बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी। तो नन मेटल का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। क्या है? तो बताए कि नन मेटल का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा, तो यदि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जल्दी से उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इस मायने में नन मेटल्स जो है जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, मतलब उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है। और जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है मतलब जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो जल्दी से एनायन का फॉर्मेशन होगा, और वही एनायन आगे चल करके क्या बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं क्योंकि उनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। नन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है और उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अधिक है। तो यदि उल्टा कोई पूछे कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है नन मेटल गेन, उल्टा क्यों नहीं, मतलब मेटल गेन क्यों नहीं कर सकता, नन मेटल लूज नहीं क्यों नहीं कर सकता है, तो यही दोनों बात बोलेंगे कि मेटल का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कम है और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी भी कम लगता है, इसलिए वे इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाएंगे। नन मेटल का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उसका अधिक होता है, इसलिए वे इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाते हैं। और जब केटायन एनायन का इजीली फॉर्मेशन हो जाएगा तो वही आगे चल करके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अगला फैक्टर है इसमें
greater electronegativity difference between metal and नॉन मेटल। देखो तीन नए टर्म्स यहाँ पे आए हैं। एक आयोनाइजेशन एनर्जी आया, जो पहले तो हम लोग पढ़े ही थे कि आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आया, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो टेंडेंसी होता है वह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। और तीसरा आ गया यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ ए बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्या है? जैसे मान लो कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाना चाह रहा है। हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन का वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 2 4 6 7 ऐसे यहाँ शेयरिंग हो जाएगा। शेयरिंग होने के बाद दोनों के बीच ऐसा एक बॉन्ड बनेगा इस तरह का। अभी जो बॉन्ड बना देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन का। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से एक हाइड्रोजन का एक फ्लोरीन का, मतलब दोनों एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर है। लेकिन होता क्या है कि फ्लोरीन जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। मतलब ऐसा कि HF, और ये अब इलेक्ट्रॉन ऐसे बीचों बीच नहीं बल्कि फ्लोरीन की तरफ आ जाता है। देखो ऐसा इस तरह से। तो ये जो फ्लोरीन शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन माने शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन भाग लिया है, तो फ्लोरीन यहाँ क्या कर रहा है कि शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले रहा है। अरे इस 2 इलेक्ट्रॉन में से फ्लोरीन का अपना तो एक ही ना था, दूसरा तो हाइड्रोजन का है। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। मतलब ये जो पूरा शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को फ्लोरीन अपनी ओर खींच रहा है। तो किसी भी एटम का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने का पावर, एबिलिटी कहलाता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इस एबिलिटी को दिखलाने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक वैल्यू होता है हर एक एलिमेंट के लिए। जैसे एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को बतलाने के लिए pH वैल्यू होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखलाने के लिए उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है, जो अलग अलग स्केल पे अलग होता है। तो जैसे बताया कि एसिड और बेस का स्ट्रेंथ मापने के लिए pH स्केल होता है, वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए जो है पॉलिंग स्केल होता है। ऐसा पॉलिंग नाम है। और इस स्केल पे जो है, ऐसे बहुत सारे स्केल्स होते हैं लेकिन जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं पॉलिंग स्केल। और इस स्केल पे जो है अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है, जो पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेगा। या फिर चैप्टर पढ़ोगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, तो उसमें सारे एलिमेंट्स का वैल्यू जो है बतलाया जाएगा। या फिर इसको पीरियोडिक टेबल से भी आप लोग देख सकते हो या याद रख सकते हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात था। तो इसमें से जो हेडिंग दी है हम लोग कि ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, इसका क्या मतलब हुआ जरा ये देखते हैं। मान लें A बराबर ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मेटल के होते हैं। B बराबर मान लो ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नॉन मेटल के एटम। XA स्मॉल x इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बतलाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। और इसी प्रकार से XB हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B।
तो अलग अलग केस है। पहला केस कि केस 1 में कि इफ XB माइनस XA ग्रेटर देन 1.7, तो इसका मतलब AB हैज आयनिक बॉन्ड। कि यदि दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को घटा दें और वह डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आता हो, इसका मतलब उसमें कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग NaF की बात करें, दो एलिमेंट है सोडियम और फ्लोरीन, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम का है वो होता है 0.9 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का होता है 4.0। ये वैल्यू पीरियोडिक टेबल से याद रखना है हम लोगों को। अब डिफरेंस निकलाओ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम, मतलब 4.0 माइनस 0.9 आ जाएगा 3.1, और ये देखो 3.1 जो है सो 1.7 से अधिक है। इसका मतलब हुआ कि NaF में कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। NaF हैज आयनिक बॉन्ड। उसी प्रकार से इसमें दूसरा केस है, केस 2, कि इफ XB माइनस XA लेस देन 1.7 बट नॉट इक्वल टू 0, तो AB हैज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। AB हैज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कि यदि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालें और डिफरेंस 1.7 से कम आता हो लेकिन 0 के बराबर नहीं आता हो, 1.7 से कम लेकिन 0 के बराबर नहीं, तब उसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जैसे HCl, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.1 और ये जो क्लोरीन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.0, तो डिफरेंस निकालो XCl माइनस XH, तो 3.0 माइनस 2.1 बराबर 0.9। तो 0.9 जो है 1.7 से छोटा है लेकिन 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि HCl में कैसा बॉन्ड है, HCl हैज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा। तीसरा केस इसमें है कि इफ XB माइनस XA बराबर 0, तो AB हैज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। AB हैज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल के लिए आप H2 ले लो, Cl2 ले लो, F2 ले लो, O2 ले लो, N2 ले लो। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 तभी आएगा जब दोनों सेम एटम्स हों, क्योंकि अलग अलग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग होता है, थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है। तो यहाँ डिफरेंस 0 आना है, तो 0 तभी आएगा ना जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों एटम सेम हो। तो इस केस में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालोगे तो 0 ही आएगा। जैसे बतलाएं कि हाइड्रोजन का 2.1, अब दोनों हाइड्रोजन है तो माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब H2 मॉलिक्यूल में कैसा बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। चौथा केस कि यदि XB माइनस XA 1.7 के बराबर हो, तो इसका मतलब AB बॉन्ड हैज 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट कैरेक्टर। ऐसा कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 के बराबर हो। देखो इसके पहले 3 केस देखिए, 1.7 से ज़्यादा है तो आयनिक बॉन्ड, 1.7 से कम और 0 से ज़्यादा तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और 0 के बराबर तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब यदि 1.7 के बराबर आ जाए, क्योंकि 1.7 से ज़्यादा रहेगा तो आयनिक,
1.7 से कम रहा तो कोवेलेंट। अब एग्जैक्ट यदि 1.7 के बराबर आ जाए तब उसमें कैसा बॉन्ड होगा, तो बोल रहा है कि उसमें फिर 50% आयनिक नेचर का बॉन्ड होगा और बाकी 50% कैसा होगा, कोवेलेंट। लेकिन इस टाइप का अभी तक कोई नॉन एग्जाम्पल नहीं है। तो जरा ये 4 केस में देखो कि आयनिक बॉन्ड होने के लिए डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए, और ये 1.7 से ज़्यादा डिफरेंस तभी आएगा जब एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो। इसलिए इसमें हेडिंग दिए थे ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, कि मेटल और नॉन मेटल के एटम्स जो होते हैं उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है, ज़्यादा माने 1.7 से ज़्यादा होता है, और जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। और यह तभी पॉसिबल है जब एक मेटल लोगे दूसरा नॉन मेटल। अब बोलोगे सर 1.7 ही क्यों, तो ये 1.7 जो है ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, साइंटिस्ट इसको निकाल करके देखे सारे एलिमेंट्स के केस में तो यह स्टैंडर्ड वैल्यू आया है, तो इसी से हम लोग जो है कंपेयर करेंगे। तो यह टॉपिक बहुत एग्जाम्पल है, मतलब कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी एक कंपाउंड दिया हुआ रहेगा, पूछेगा कि बतलाओ इसमें किस प्रकार का बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो उस केस में ऐसे डिफरेंस निकाल करके जो है सो आप बतलाओगे। या फिर कुछ कॉमन 5-10 एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं भी दिया हुआ रह सकता है, तो उसको पीरियोडिक टेबल से जो है हम लोग याद कर लेंगे। तो 5 फैक्टर्स हुए। एक फैक्टर्स और देखते हैं। छठा नंबर, हाई लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। ये लैटिस एनर्जी क्या होता है सो देखो, इसके पहले हम लोग सबसे पहले लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन जानेंगे। लैटिस एनर्जी तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल U से। होता क्या है, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड is formed from its gaseous ions separated from each other by infinite distance is called lattice energy। इसको एग्जाम्पल से समझो। ये देखो बताया कि जो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है केटायन और एनायन से होता है। केटायन बनते हैं मेटल से, एनायन बनता है नॉन मेटल से। जैसे मान लो कि सोडियम है मेटल, क्लोरीन है नॉन मेटल। सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बनाया केटायन Na+, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये एनायन बनाया Cl-। तो ये जो Na+ और Cl- आयंस का फॉर्मेशन हुआ है केटायन और एनायन का, तो ये दोनों अभी आपस में बॉन्ड नहीं बनाए हैं। और हम बतलाए हैं कि जब दो स्पीशीज आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो ये दो आयनों के बीच का डिस्टेंस अभी कितना है, इन्फिनिटी के बराबर है। जब ये दोनों एटम अब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब NaCl का फॉर्मेशन होगा, तो बताएं पहले कि जब कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, जब एटम या आयन एक दूसरे के नज़दीक जाते हों तो उस दरमियान एनर्जी बाहर निकलता है। और अभी जो एनर्जी यहाँ बाहर निकलेगा इसी को हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी। क्या लिखे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of an ionic solid is formed from its gaseous ions separated from each other by infinite distance।
कि जब कोई आयनिक सॉलिड अपने गैसियस आयनों से, मतलब ये जो आयन का फॉर्मेशन होता है ये सभी गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो जब कोई आयनिक सॉलिड अपने गैसियस आयनों से मिलकर के बने तो जितना एनर्जी बाहर निकलेगा उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब यहाँ जो वर्ड लगा हुआ है सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो इसका मतलब समझा दिए कि जो आयनों के बीच का डिस्टेंस होता है वह कितना होता है, इन्फिनिटी, और इनफाइनाइट डिस्टेंस से दोनों एक दूसरे के नज़दीक जाते हैं, हाई से लो एनर्जी में आते हैं, तो जितना एनर्जी बाहर निकलेगा उस केस में वही एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। जैसे इसी NaCl की बात करें हम लोग, तो इसके लिए यदि इक्वेशन आप लिखना चाहोगे यहाँ कि Na से Na प्लस बना, Cl से Cl माइनस आयन बना, ये दोनों मिल करके जो है सो बना दिया NaCl सॉलिड, ये दोनों होगा गैसियस फॉर्म में। तो इस दरमियान जो एनर्जी बाहर निकलता है 782 किलो जूल पर मोल, ऐसा। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस से NaCl सॉलिड, ऐसा, प्लस 782 किलो जूल पर मोल। वैल्यू देखोगे तो अलग अलग बुक में अलग दिया हुआ रहता है, किसी में वैल्यू यहाँ जो है 778 होता है, किसी में 788 रहता है, कोई मैटर नहीं करता है, अलग अलग स्केल पे अलग वैल्यू इसका आता है, और स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग लेकर के चलते हैं 782। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब NaCl का 1 मोल का फॉर्मेशन होगा तो उस दरमियान इतना एनर्जी जो है सो बाहर निकलेगा। इसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं कि मान लें M पर N प्लस कोई गैसियस केटायन है, X पर N माइनस कोई गैसियस एनायन है, दोनों मिलकर के Mx सॉलिड बनाया, प्लस एनर्जी निकला U। तो इसी U को हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी, और इस केस में इस लैटिस एनर्जी का वैल्यू होगा नेगेटिव। एनर्जी जब बाहर निकलता है तो नेगेटिव वैल्यू होता है, और जिसमें एनर्जी बाहर निकले नेगेटिव वैल्यू आवे उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जो इक्वेशन हम लोग यहाँ लिखे देख रहे हो ना, 782 किलो जूल एनर्जी बाहर निकला है, तो U बराबर यहाँ हो जाएगा -782 किलो जूल पर मोल। ये माइनस केवल इतना बतला रहा है ना कि एनर्जी रिलीज हुआ है, वैल्यू से इसका कोई लेन देन नहीं है, बस ये माइनस साइन बतला रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है इस दरमियान। एक्सोथर्मिक प्रोसेस उसी को बोलते हैं जिसमें एनर्जी बाहर निकलता है, एनर्जी इज रिलीज्ड, ऐसा। अब इसी का उल्टा भी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। जैसे अभी लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन क्या पढ़े हम लोग कि जब 1 मोल आयनिक सॉलिड अपने गैसियस आयनों से मिलके बने तो जितना एनर्जी बाहर निकलेगा उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो इसी का उल्टा जब हम लोग करें, उल्टा इन सेंस कि जो Mx सॉलिड यहाँ बन गया है, अब क्या करें, इसमें एनर्जी प्रोवाइड करें। तो एनर्जी प्रोवाइड करने से फिर से आयन में टूट जाएगा, ये गैसियस केटायन अलग हो जाएगा और ये गैसियस एनायन भी अलग हो जाएगा। यहाँ आयन को मिला करके सॉलिड बनाए और यहाँ इसी सॉलिड को फिर आयन में तोड़ दिए, तो यहाँ जितना एनर्जी रिलीज हुआ था अब यहाँ तुमको उतना ही एनर्जी देना भी पड़ेगा। मतलब यहाँ इस U को भी हम लोग लैटिस एनर्जी ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ इसका वैल्यू रहेगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वैल्यू का मतलब हुआ इंडोथर्मिक प्रोसेस, उष्माशोषी, और इंडोथर्मिक का मतलब हुआ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो दोनों सेंस में इसको हम लोग लैटिस एनर्जी ही बोलने वाले हैं, बस अंतर है कि एक बार एनर्जी रिलीज होगा और एक बार एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो आयन को मिला करके सॉलिड बनाओ, उस समय एनर्जी बाहर निकलेगा, और उसी सॉलिड को फिर से आयनों में तोड़ दो तो उस समय एनर्जी देना पड़ेगा, और वह दोनों केस में जो है लैटिस एनर्जी ही कहलाएगा। अंतर होगा केवल साइन में, नेगेटिव साइन रहेगा तो समझ जाओगे कि वहाँ एनर्जी रिलीज हुआ है, पॉजिटिव साइन है तो समझ जाओगे एनर्जी देना पड़ रहा है। जैसे कंपाउंड का एग्जाम्पल लें हम लोग,
Mg2 प्लस गैसियस, O पर 2 माइनस गैसियस, मिल करके MgO सॉलिड बनाया। तो इस समय 3795 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ U का वैल्यू हो जाएगा माइनस इतना किलो जूल पर मोल। लेकिन इसी इक्वेशन को यदि आप ऐसे लिखो कि MgO सॉलिड और फिर इसको इतना ही एनर्जी दे दो तो ये वापस टूट जाएगा वैसा ही, Mg2 प्लस गैस और O2 माइनस गैस। तो इस केस में भी U का यही वैल्यू है, लेकिन पॉजिटिव में लिखेंगे ऐसा। तो वैल्यू सेम, साइन यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस में इतना एनर्जी निकला है और प्लस मतलब इतना एनर्जी आपको देना पड़ा है। तो ओवरऑल बात जो है सो वही हुआ। तो अब जो हम लोग हेडिंग दिए थे कि हाई लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड, इसका मतलब क्या हुआ कि उस आयनिक सॉलिड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगता है। डेफिनेशन वही ना बताया, आयनिक सॉलिड है, इसको आयन में तोड़ दिए तो तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगा उसी को हम लोग लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं। तो आयनिक सॉलिड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगता है, उसका लैटिस एनर्जी अधिक होता है। अब चूंकि उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, इसका मतलब हुआ कि वह अधिक अस्टेबल है। कम स्टेबल रहता तब तो कम एनर्जी में ही टूट जाता ना आसानी से, लेकिन तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है। अब चूंकि आयनिक सॉलिड ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो हमेशा चाहेंगे कि उनका फॉर्मेशन हो। जो चीज़ स्टेबल होता है वो आसानी से बनता है, जल्दी बनता है। तो आयनिक सॉलिड का लैटिस एनर्जी हाई है, इसीलिए उनका फॉर्मेशन आसान होता है और आसानी से जो है आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा या फिर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो 6 फैक्टर्स हम लोग देखें। सबसे पहला फीवर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, कि मेटल का वैलेंस सेल में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा, नॉन मेटल का वैलेंस सेल में अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा, मेटल्स का आयोनाइजेशन एनर्जी कम। चौथा, नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा। पांचवा, मेटल और नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अधिक 1.7 से ज़्यादा। और छठा नंबर की जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनका लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये सभी 6 फैक्टर्स हैं, ये बतला रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, या फिर यही सब फैक्टर जो है आयनिक बॉन्ड बनने के फेवर में है। इस लैटिस एनर्जी को और ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इसको देखो, नोट से जो है इसको अच्छे से नोट करके समझो। तो बाकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।